नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। उसमें जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होते हैं उसकी हम डिस्कशन करते हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी डिटेल में डिस्कशन करते नहीं है, जिससे टाइम भी बच सके और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कवर कर सके। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है उसकी डिस्कशन मैं आपके साथ डिटेल में करता हूँ। और जो भी बच्चे नए हैं वो भी द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझने के लिए आप हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देख सकते हैं। और आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के यूपीएससी के, तो आप हमारी वेबसाइट IASLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी जी ने, उन्हें जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है PLO है, उसके संदर्भ में काफी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस की है जो अरब वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। सबसे पहले जो बच्चे नहीं है, यदि उन्होंने जो ये अरब अब्राहम एकॉर्ड वाला जो लेक्चर है वो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, जहां पे हमने काफी सारी जो पॉइंट है वो डिस्कस किए थे, जिसमें इसराइल, अमेरिका और यूएई ने अपने जो मित्रता संबंध है, ठीक है, उसको एग्रीमेंट के स्वरूप में साइन किया था, भाई जिससे उनका इकोनॉमिकल और फ्यूचर में वो एक दूसरे के साथ रह के आगे बढ़ेंगे। तब एक बात मैंने तब भी आपसे डिस्कस की थी और अभी भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहले क्या था, जो ये अपना इसराइल एरिया था, ठीक है, वो पैलेस्टीन कंट्री थी। पैलेस्टीन में इसराइल जो यहूदी लोग हैं वो आ गए, तो जो अभी पैलेस्टीन है उसके दो ही एरिया रह गए, वो है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे ऑलरेडी पैलेस्टीन रहते हैं। तो उन पैलेस्टीन के राइट्स के लिए वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी क्या था, अब तक जो अरब कंट्री थी, ठीक है, जीसीसी की काफी कंट्री थी, उनको सपोर्ट करती थी और उनके सपोर्ट के कारण ये सब चल रहा था। अभी क्या हुआ कि भाई जो इसराइल है वो इन कंट्री के साथ अपने जो मित्रता संबंध कर लिए हैं। तो अभी क्या होगा, जो ये कंट्री जो पैलेस्टीन लोगों की भी जो नीड है उसको ध्यान रखती थी, तभी ये नहीं रखेंगे। अभी ये पैलेस्टीन लोग कहाँ जाएंगे, इनको सपोर्ट कौन करेगा, उस प्रकार से तभी भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था। इसी पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कशन की गई है हमारे हामिद अंसारी जी के द्वारा, ठीक है। तो थियोरेटिकल पॉइंट है, बाकी जितने भी पॉइंट है, जैसे इसराइल यूएई की मित्रता का कारण इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्योंकि उनको फ्यूचर पता है कि जितने भी लोग सोलर एनर्जी पे या ग्रीन एनर्जी पे ट्रांसफर हो गए, उतना क्रूड ऑयल का जो डिमांड है, ठीक है, वो कम होता जाएगा। और ये सारी जो कंट्री है उसमें ज्यादातर जीडीपी है वो इन क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट है। तो यदि उनको दूसरे किसी भी सेक्टर में अच्छे से जाना है और वेस्टर्न कंट्री के साथ जुड़ना है, तो इसराइल उनके लिए बेस्ट वे है, क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड और रिलेशनशिप में काफी एडवांस है, ठीक है। इसलिए इसराइल से बाकी जो अरब कंट्रियां हैं, ठीक है, वो जुड़ रही है और बाकी जो नहीं जुड़ी वो जुड़ जाएगी। उसी प्रकार से इसराइल का फायदा क्या है कि भाई जैसे इसराइल को इन सारी कंट्रियों से एज अ कंट्री रिकग्निशन मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार से दो लोगों की नीड सेटिस्फाई होती है और दोनों साथ में आके आगे से काम करते हैं। हालांकि जो यूएई उसने कहा था कि आप जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है उसको आप एनोक्स मत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक कंडीशनल होता है कि भाई आज मित्रता है तो नहीं करेंगे, कल नहीं है तो करेंगे, ठीक है। ये चलता रहता है, पॉलिटिकली एक्टिविटी है, ये सारी जियो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो चलती रहती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अभी करंट क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। फिर एक इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन है कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर जो WHO है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से लोगों को कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल हो रही है। स्पेशली मैं बात करूंगा वैक्सीन बेस्ड, ठीक है, मेडिसिन बेस्ड, जिससे इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जा सके, कोविड-19 के वायरस है उसको किल किया जा सके, ताकि जिसका जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो कम हो सके और सब लोग इससे राहत पा सके। और बाकी सारी कम्युनिटी विजिलेंस की भी बातें यहाँ पे की गई है, तो आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी इसमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो है अजरबैजान और अर्मेनिया की डिटेल, ठीक है। तो पहले मैं मैप बेस्ड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि
सब पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाए। बाकी जो पॉइंट है वो हम थ्योरी में देख लेंगे जो दिया जाता है। ये सबसे पहले याद रखिएगा, जब कभी भी करंट अफेयर में कोई भी एरिया का नाम आता है, कोई कंट्री का नाम आता है, तो उस कंट्री को देखना है, वहां की कैपिटल कौन सी है वो देखना है, चर्चा में क्यों है वो पॉइंट देखना है। वो सारी चीजें आप देखोगे, कभी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर क्वेश्चन आती है मेक द करेक्ट सेंटेंस के अंदर। आपने 2020 के पेपर देख लो, 2019 के देख लो, या उससे भी पुराने देख लो, तो आपको एरिया वाइज क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये मैंने जियोपॉलिटिकल मैप सैटेलाइट व्यू में रखा है ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। तो पहली जो कंट्री वो देख सकते हैं आप, अजरबैजान। ठीक है, ये जो अपना एरिया देख रहे हो ये है अजरबैजान, ये पूरा एरिया ये अजरबैजान, और ये जो छोटू सा है, ठीक है, अलग से एक टुकड़ा, ये भी अजरबैजान का एक पार्ट है। इसके बीच में यहाँ से जो एरिया यहाँ से होते जा रहा है ये है अर्मानिया। फिर ये अर्मानिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है टर्की, बराबर। टर्की याद रखेगा क्या किसका रोल है वो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये टर्की, यहाँ पे रशिया ऊपर की साइड आप देख सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पे रशिया इस साइड में, यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसका इतना छोटा सा पार्ट है, लेकिन रशिया आप वर्ल्ड एटलास में देखोगे तब भी पता चल जाएगा। और या तो आप ये सैटेलाइट मैप है, ठीक है, आप अपने भी गूगल करके आप एरिया देख सकते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी कि इन बीच में जो अभी मिलिट्रिकल टेंशन बढ़ा है उसका कारण है नागोर्नो कराबाख। ठीक है, इस एरिया को अर्मानिया और अजरबैजान दोनों इसको क्या करना चाहते हैं, अपना एरिया बनाना चाहते हैं। हालांकि शुरुआत में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, ठीक है, 1991 के बाद, तब ये जैसे ये सब कंट्री अलग हो रही थी उसी टाइम नागोर्नो कराबाख भी अलग हो रहा था और ये अपने इंडिविजुअल रहना चाहता था। ठीक है, ये भी एक इंडिविजुअल इंटरनेशनल बॉडी रहना चाहता था, लेकिन हालांकि ये हो नहीं सका। ठीक है, तब से इस एरिया को लेके अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में प्रॉब्लम टेंशन चलता ही रहता है। अभी ये मिलिट्रिकल प्रॉब्लम आ गया जहां पे लड़ाई शुरू हो गई। अभी समझिएगा, जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिटेल डिस्कस की हुई है, अजरबैजान है वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, अर्मेनिया है वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और नागोर्नो कराबाख एरिया है वो आता ऐसे अजरबैजान के साथ बॉर्डर ये शेयर करता है, लेकिन वहां पे अर्मेनिया सपोर्टिव यानी क्रिश्चियन पब्लिक ज्यादा रहती है। ठीक है, तो वो अर्मेनिया के साथ जुड़ना चाहता है। अभी प्रॉब्लम ये तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। अभी यहाँ पे अजरबैजान को सपोर्ट करने टर्की आया है। ठीक है, क्योंकि पहले जब यूएसएसआर था तब अजरबैजान पार्ट है वो टर्की का ही पार्ट था और उसी के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, जब विघटन हुआ, जब कंट्री बनने लगे, तब ये पार्ट अलग हो गया। रीजन क्या है कि भाई टर्की भी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ पे कल्चर सारा अजरबैजान और टर्की का सेम है, तो उसका हिस्टोरिकल पॉइंट है। और अर्मेनिया उसके सपोर्टिव में आया है रशिया। रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। टर्की है वो नाटो का मेंबर है, नाटो अमेरिका बेस्ड मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अलायंस है, तो वो सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। दूसरा अर्मेनिया है वो सीएसटीओ का मेंबर है जो कि रशिया का मेंबर है, वो भी मिलिट्रिकल अलायंस है। तो मान लो कि भाई टर्की है वो अर्मेनिया पे हमला करता है, ठीक है, तो रशिया उसके सपोर्ट में आएगा, तो नाटो और जो ये सीएसटीओ है दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो फिर से अमेरिका और रशिया के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सेम अर्मेनिया के सपोर्ट में रशिया अजरबैजान के साथ हमला करता है तो टर्की सपोर्ट में आएगा, टर्की में प्रॉब्लम हुई तो नाटो अलायंस भी आ जाएगी। तो सेम वर्ल्ड वॉर टू की कंडीशन हो गई है कि दो कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो विश्व युद्ध में परिणाम हुई। ठीक है, इसी प्रकार से दो जो पोल थे, ठीक है, वो आमने सामने आ गए। तो यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई है। ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख एरिया है जिसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। हालांकि जब सोवियत यूनियन था तब जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अनुसार जो टर्की था अजरबैजान के साथ उसका ही पार्ट माना जाता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो कंट्री अलग हुई तब से टर्की और अर्मेनिया के बीच में पीस बनी रही जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके थी तब। लेकिन अभी यहाँ पे प्री सोवियत अजरबैजान यानी पहले जो अजरबैजान टर्की के साथ जुड़ा हुआ था तो उसी को फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे मेन चीज समझ लीजिए टर्की का फायदा क्या है। मान लो ये टर्की है और ये अजरबैजान है, ये यदि एक हो जाते किसी भी प्रकार से तो अर्मानिया को, इस एरिया को जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो एरिया है उसको भी अगर अजरबैजान चाहे, क्योंकि ये एरिया उसका है, ये एरिया उसका है, तो बफर कहा जाता है, सैंडविच कंट्री हो जाएगा। तो इसकी जी ए भी एरिया है, यदि वो ऑक्यूपाई करने हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है।
जो भी पावर में रहेगा, यदि उसको कोई सपोर्टिव नहीं होता है तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, और कोई भी एरिया में आप देखोगे तो जो भी कोई कंट्री होती है वो अपना एरिया बढ़ाने के लिए हमेशा सोचती रहती है। रीजन क्या है पता नहीं, ठीक है। एरिया बढ़ाने के चक्कर में बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर भी उसी का एक परिणाम थी, ठीक है, जहाँ पे सब लोग अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में युद्ध में कूद गए थे। सेम यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे टर्की नाटो का मेंबर है, सेम जो रशिया लेड CSTO है, ठीक है, जो की पार्ट है अर्मेनिया जिसका पार्ट है, तो यहाँ पे ये मिलिट्रिकल अलायंस है। तो यदि मान लो कि भाई जो टर्की है जो नाटो मेंबर है, ठीक है, वो यदि अर्मेनिया पे हमला करता है तो रशिया इसको हेल्प करने के लिए आएगा, तो वहां पे दो पोल, अमेरिका नाटो संगठन और CSTO रशियन संगठन, दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। तो ये सेम कंडीशन होगी वर्ल्ड वॉर 2 की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में डिस्कस की गई है। और बाकी मैं आपसे बात करूं तो जो महत्वपूर्ण है कि भाई कोई भी युद्ध में यदि वो दो कंट्री का भी युद्ध है, किसी भी दो कंट्री का, और उसमें दो अलायंस अगर आमने सामने आ जाते हैं तो ये विश्व के लिए खतरा है, ठीक है। युद्ध में किसी का कभी भी फायदा होता नहीं है। हालांकि जिसका जो पावरफुल ज्यादा रहेगा, जिसका पावर ज्यादा है, वो दूसरे को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ऐसा हमने वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा है, सेम हमने वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखा हुआ है। तो यही सारी जो प्रॉब्लम है जो एरिया को लेकर चलती रहती है, उसकी डिटेल में डिस्कशन दी गई है। तो मेन चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन किसका मेंबर है। एक चीज और याद रखेगा, जो अजरबैजान है वो एक समय CSTO का पार्ट था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, करंट नहीं है। और टर्की है वो नाटो का मेंबर है, ठीक है। नाटो अलायंस अमेरिका बेस है और CSTO रशिया बेस है, ठीक है। तो ये दो पोल है, वो आमने सामने ना आ जाए, ठीक है। इन दोनों पोलों के बीच में जो लड़ाई है वो दो कंट्री के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेके, एरिया डिस्प्यूट है उसको लेके ना बढ़ जाए, इसी में सबकी भलाई है। तो ये बातें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस हो, या तो कोई स्टेटिक आर्ग्यूमेंट आ जाती है जो जरूरी है, जो आपको समझना जरूरी, तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो मैंने जो भी जब आया था, ये आप अभी जो मैंने आपको मैप बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन दी, वो ऑलरेडी जब पहले डिस्प्यूट आया था तभी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। फिर यहाँ पे जैसे बात की जा रही है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, तो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड राइट है, ठीक है। और आर्टिकल 9 दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी जाना जाता है, आर्टिकल 19(1), और आर्टिकल 19(2) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन आपको किसी की गरिमा को ठेस पहुंचानी नहीं है, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट हो गई, फिर अपनी ये अपनी जुडिशियल सिस्टम में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की आपने यदि प्रिपेयर नहीं की है, ठीक है, आपको करनी है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे महत्वपूर्ण था ये चर्चा में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था पीएम केयर फंड को लेकर, ठीक है। जब पीएम केयर फंड में जो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी डिस्कशन की जा रही थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी कि भाई पब्लिक ने वहां पे पैसा दिया है, तो पब्लिक ने कितना पैसा दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए। जबकि ये बताया गया था कि भाई ये पब्लिक फंड में आता नहीं है, तो इसकी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है वैक्सीन इंफॉर्मेशन कमीशन, और मेनली जो चीज यहाँ पे फोकस की गई थी इनको, यानी पब्लिक की जो भी रिलेटेड है, जिस भी एरिया से रिलेटेड है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली शेयर करनी चाहिए, ठीक है, ताकि पब्लिक को पता चले क्या हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पे बात हो रही है क्वाड फॉर्मेशन की, जहाँ पे अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में जो अलायंस करके मिलिट्रिकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसको लेके। तो इसका टॉपिक मैं आज आपसे इंटरनेशनल जो टॉपिक है, इंटरनेशनल न्यूज है, उसमें चाइना ने जो बताया कि भाई पैसिफिक रीजन में अमेरिका एक इंडो पैसिफिक नाटो ऑर्गेनाइजेशन ये अलायंस बना रहा है, उस प्रकार में उस टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी हालांकि इसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन दो ओवरलैप टॉपिक है तो दोनों सेपरेट नहीं डिस्कस करेंगे, दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वो है न्यूज फ्रंट पेज पे, जहाँ पे बताया गया है कि भाई जो इंडिया इकोनॉमी है वो 10.3% कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। रीजन क्या है, जो बिजनेसेस है वो अच्छे से रन नहीं कर रहे, मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है। दूसरा,
कि भाई जो कोविड-19 लॉकडाउन है उसमें वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्री की इकोनॉमी को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इंडिया को, ठीक है? वो हमने देखा था और बाकी काफ़ी सारी इसको कॉन्ट्रैक्शन को लेके मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की, रीज़न क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है? बिज़ने इकोनॉमी डाउन हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रीज़न क्या है? वो मैंने बताया था। इन्फ्लेशन मेनली बेस्ड है फूड प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है? जो कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करके रखी हुई है, ठीक है? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, यहाँ पे फिर से जो चाइना है वो अपनी पुरानी ही जो स्ट्रेटजी उसी को फॉलो कर रहा है कि भाई इंडिया के साथ जो ट्रेड था, ठीक है, वो फेल हुआ है। रीजन है चाइना ब्लेम करता है कि भाई इंडियन ने प्रॉब्लम की। तो ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है कि चाइना का क्या रहता है। जैसे मैकमोहन लाइन में भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि पहले जो चाइनीज सोल्जर होते हैं, ठीक है, वो इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं और इंडियन सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब इंडियन सोल्जर फेस ऑफ उनको रोकने के लिए जब उनको मारते हैं, ठीक है, तो ग्लोबली क्या अनाउंस करते हैं कि भाई इंडियन सोल्जर है वो चाइनीज एरिया में आ गए थे और चाइनीज सोल्जरों को मारने लगे। तब चाइनीज सोल्जरों ने अपने डिफेंस में उनको मारा है, ठीक है। हालांकि कंडीशन टोटली अपोजिट होती है। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया था। और फिर क्या होता है कि मेजर और ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग होने लगती है बॉर्डर पे। और जब तक ये मीटिंग चलती है तब तक चाइना क्या करता है, अपनी दूसरी जो कार्य है यानी उस एरिया में अपने सोल्जर बढ़ा देगा, मिलिट्रिकल इक्विपमेंट बढ़ा देगा और रातों रात जब टॉक चल रही होगी, ठीक है, शांति वार्तालाप चल रही होगी, तभी हमला कर देगा, ठीक है। और फिर क्या बोलेगा कि भाई फिर से इंडिया के सोल्जर वो चाइनीज एरिया में आके चाइनीज सोल्जरों को क्या किया था, उनको मारा था, तो बचाव में हमने वहां पे हमला किया। तो ये उनका पुराना घिसा पिटा हुआ रेगुलर पैटर्न है जो फॉलो करते रहते हैं। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा नहीं है। शांति वार्तालाप ना हो जाए तो ये टेंशन बढ़ती रहती है और जब भी दो कंट्री के टेंशन बढ़ती है मिलिट्रिकल, तो हमने देखा है इसकी इफेक्ट इकोनॉमिकल भी आती है। तो बॉयकॉट चाइनीज मूवमेंट चल रही है, ठीक है। और उसके सपोर्ट में आपको जैसे बताया जा रहा है कि भाई जो चाइनीज आप पटाखे लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान लेते हैं तो उसका बॉयकॉट किया जाए, ठीक है, मेड इन इंडिया सपोर्ट किया जाए। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने बताया था कि भाई जो भी उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड था तो उसमें हमने काफी सारी बढ़ोतरी हासिल कर ली है। जो पहले 81% था उसको हमने 72% पे लेके आ गए। ये शुरुआत है, ठीक है, धीरे धीरे होगा कि भाई इंडिया सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएगा। और जितनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो वो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस है, इंडिया के पॉइंट से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, हालांकि इसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, ठीक है। तो इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं। फिर बात कर लेते हैं जो सेम चाइना टॉपिक के ऊपर ही है कि भाई चाइना कह रहा है कि भाई यूएस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में नाटो अलायंस बना रहा है, ठीक है। पहले मैप बेस देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को लेके इतना तनाव चाइना को क्या लग रहा है। तो ये पूरा एरिया आपको पता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर भी जो सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट हो वो आपसे छूटे ना और आपकी प्रिपरेशन में वो भी पॉइंट इंक्लूड हो जाए। तो आपको पता चले कि जो भी कोई डिस्कशन है, ठीक है, वहां पे कोई बाकी ना रहे। तो आप ये एरिया देख सकते हैं, ये पैसिफिक रीजन है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन रीजन है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। हमने ऑलरेडी चाइना को जो भी ये पैसिफिक रीजन में जो साउथ चाइना सी है जहाँ पे 9 डेज लाइन उन्होंने ड्रॉ करके ये जो बाकी जो कंट्री है उनकी एरिया को भी क्या कर लिया था, एनोक्स करने का कार्य कर लिया था, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि परमानेंट आर्बिट्रेरी कोर्ट है वहां पे जो फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस है, वो गए थे परमानेंट आर्बिट्रेरी कोर्ट में 9 डेज लाइन को लेके, ठीक है, जहाँ पे चाइना अपना क्या हक मानता है और इस एरिया में उसका मेनली पर्पज रहता है कि भाई जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो अपने कर लिया जाए ताकि चाइना की जो डिपेंडेंसी गल्फ कंट्री पे है, अरब कंट्री पे है क्रूड ऑयल को लेके, ठीक है, हालांकि वो ज्यादा ट्रेड रशिया के साथ करता है लेकिन वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने एक डिटेल में डिस्कशन की थी कि भाई जो भी इस एरिया है तो इस एरिया में ज्यादातर बिजनेस होता है ये वाटर लाइन बेस्ड थ्रू, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से हमने देखा था इस लाइन थ्रू यहाँ पे होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलाका है, ठीक है, तो इस स्टेट को फॉलो करके पहला जो मिलिट्रिकल बेस आएगा वो आएगा इंडिया का अंडमान द्वीप पे, ठीक है, आइलैंड पे। तो क्या कर सकते हैं
तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि भाई मान लो कि यहाँ पे चाइना है, वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ाता ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाइना को कोई टक्कर देने वाला है नहीं। लेकिन जब बात इंडो पैसिफिक रीजन की आती है, तो इंडिया है वो चाइना को काउंटर कर सकता है, उसके पावर है, उसकी जो मनमानी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था पहले जो ये मालाबार एक्सरसाइज थी, वहां पे इंडिया, जापान और अमेरिका वो एक्सरसाइज करते थे, नेवल एक्सरसाइज करते थे, जिससे क्या होता था, जिससे कि इस एरिया में इंडिया का नेवी सर्वेलेंस अच्छे से हो रहा था, ठीक है, ताकि चाइना यहाँ पे कोई भी घुसपैठ करे या कोई भी एक्टिविटी करे तो उसका पता इंडिया को पहले से लग जाता था, तो इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो क्वाड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में किरीबाटी आइलैंड है, जहाँ पे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम लगा, भाई कल उठ के वो हमारा इस रीजन पे आके और बोले कि भाई हमारे जो चाइनीज हमारे पुरखे थे, ठीक है, वो इस एरिया में मछली पकड़ने आते थे, तो ये एरिया हमारा है, ठीक है, आप इसको खाली कर देना। तो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रॉब्लम है, और ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे सडन एक्शन नहीं ले सकता है, तो अपने से वो प्री प्लानिंग कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 3 कंट्री है, उसमें ऐड हो जाए, तो ये 4 कंट्री का मिलाप हो जाएगा, जिसको क्वाड फॉर्मेशन कहा जा रहा है। तो पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऐड करे, ठीक है, इससे चाइना क्या सोच रहा है वो भी इंडिया सोच रहा है, तो वो भी एक टेंशन है। तो सेम यहाँ पे ये कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि भाई इसको सपोर्टिव किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ठीक है, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको नाटो अलायंस बना दिया जाए। हालांकि यहाँ पे नाटो अलायंस के मेंबर इंडिया है नहीं, लेकिन ये टर्म इस्तेमाल की गई, ठीक है, आपको इसका गलत मीनिंग नहीं निकालना है। चाइना ऐसा कह रहा है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में जो अमेरिका है वो अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा है कंपेरेटिवली। तो जब बात आती है पैसिफिक रीजन की, तो वहां पे चाइना रहता है और बाकी ये सब कंट्री रहती है, लेकिन जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है तो ये सारे कंट्री आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बाकी ये कंट्री तो है ही पैसिफिक रीजन में जिसका इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो ये पूरा रीजन आ जाता है जहाँ पे इंडिया का पावर अच्छा है काउंटर करने के लिए चाइना को, और इस रीजन में चाइना को यदि कोई काउंटर कर सकता है तो वो एक ही कंट्री, वो है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात डिटेल में डिस्कस की गई है। तो आज के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो यही है, बाकी सारी जो थियोरी फॉर्म में मैंने आपको जो बताई वो यहाँ पे मेंशन आप पढ़ सकते हैं, आप समझ जाएंगे। और इस टॉपिक को लेके हम ऑलरेडी जो नॉर्थ कॉन्टिनेंटल पार्ट था और जो इंडो पैसिफिक रीजन था वहाँ पे इंडिया कैसे सोच रहा है, अमेरिका और जापान और इंडिया तो थे, ऑस्ट्रेलिया क्यों जुड़ना चाहता है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको आज देना चाहता था। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के शेयर कीजिएगा, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।